कुर्सी की का वक्त हो गया है। इस वक्त स्टूडियो में सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं और साथ ही समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। और लगातार एक ही विषय पर चर्चा पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं और कहानी कुर्सी की में भी चर्चा का जो केंद्र बिंदु बना हुआ है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का केस है। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए 2 बड़े लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं। अब आगे क्या होगा, सवाल यह है, क्या चंपत राय अनिल मिश्रा पर भी एफआईआर होगी? क्या ये दोनों भी जेल जाएंगे? योगी ने यह साफ कर दिया है कि एक भी चंदा चोर बख्शा नहीं जाएगा। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले एक एक शख्स का पूरा हिसाब होगा। योगी को फ्री हैंड मिला है, ऐसा मैसेज है। नागपुर और दिल्ली दोनों से योगी की पूरी कार्रवाई को छूट दी गई है। चंपत राय पर मामले को दबाने का आरोप जरूर है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 27 अप्रैल से लेकर 6 जून तक की सीसीटीवी फुटेज में 72 बार चढ़ावे की गिनती में लगे हुए लोग चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चंपत राय पर आरोप यह भी है कि चढ़ावे की चोरी होती रही और चंपत राय खामोश रहे, सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता रहा। अब जितने लोग यहां पर रिक्रूट किए गए वो किस लिए रिक्रूट किए गए, उसके पीछे कारण भी यह है कि कोई अनिल मिश्रा के करीबी थे, कोई चंपत राय के करीबी थे। क्योंकि उनके करीबी थे इसलिए उनकी निगरानी में ही गिनती का सारा कामकाज सौंप दिया गया। चोरी करने वाले कैमरों के सामने चोरी होती रही और इसके बावजूद चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, न ही पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई। 4 जून को चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय को मिली, सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हुआ और इसके बाद चंपत राय ने खुद छानबीन भी की, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। पैसे बरामद हो गए, इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। यानी इतना तो साफ है कि सब कुछ आंखों के सामने था, इसके बावजूद पर्दे पर पर्दा डाला जाता रहा, लीपापोती की कोशिश हुई। अब सवाल यह है कि चंपत राय है कहां, अनिल मिश्रा है कहां, अब भी सामने क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल तो उठेंगे। इससे लेकर जितने भी बयान हैं वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे और पॉलिटिकल जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो एसआईटी में 6 बिंदु आरोपों में दिखाई दे रहे हैं, हर्षवर्धन जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते रहे। चढ़ावे की चोरी होती रही, चंपत राय खामोश रहे, पैसे की रिकवरी हो गई, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अपने करीबी थे इसलिए अपनी सिफारिश पर उन लोगों को लगा दिया और जब 72 बार कैमरे में पकड़े गए उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि ये जो भी हुआ है ये रामद्रोह है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं किया जा सकता है। और न्यास के लोगों की जानकारी में आया, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आपने फिर से कहा, हम लोगों ने भी कल बात की, मैंने भी लिखा, लेकिन मुझे तो अभी तक चंपत जी का या अनिल मिश्रा का कोई इस्तीफा, कोई त्यागपत्र मुझे नहीं मिला है। मैंने बड़ी कोशिश की, मेरी जो जानकारी है त्यागपत्र औपचारिक तौर पर अभी नहीं हुआ है। और उसमें शायद जो योगी जी की मशीनरी थी, पीआर मशीनरी, वो थोड़ा फास्ट हो गई और उसने ये चलवा दिया कि त्यागपत्र ले लिया गया है, सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा लगने लगा, जो मतलब लोग जो बता रहे हैं, मेरी जो जानकारी है कि उसमें लगा कि अरे ये तो सारा दोष मेरे ऊपर आ रहा है। अब चूंकि हम लोग लगातार कई दिनों से बात कर रहे हैं और कहानी कुर्सी के जो दर्शक हैं उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए। ये जो ट्रस्ट है इसमें न्यास की तरफ से आपको चंपत जी, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये सारे नाम दिखते हैं, लेकिन जो अयोध्या का जिलाधिकारी होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है। सबसे बड़ी भूमिका जिलाधिकारी की होती है, नंबर 1। 3 ऐसे बड़े आईएएस अधिकारी हैं जो अलग अलग भूमिका में इसमें शामिल हैं। यहां तक कि संजय प्रसाद भी इसके सदस्य हैं, जिनको वो रिपोर्ट सौंपी गई है, जो विजय विश्वास पंत ने सौंपी है। ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि सब कुछ चंपत जी अकेले करते थे, ये ट्रस्ट वो चलाते थे और कोई प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी की तरह चलता था। ऐसा नहीं भैया, जैसे देश के दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं उसी धारा में, उसी क्लॉज में, उसी तरह से ये ट्रस्ट भी चल रहा है। हाँ, चूंकि ये राम मंदिर आंदोलन से निकला था, इतनी लंबी लड़ाई थी, संघ के लोगों की बड़ी भूमिका थी, इसलिए वो शामिल थे। और इसीलिए पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि न्यास के पदाधिकारियों को त्यागपत्र तो देना ही चाहिए। अब इसके आगे की बात, जिन 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, क्या अभी तक उससे आगे का कोई नाम नहीं आया है? तो फिलहाल पुलिस जांच में अभी तक वो नाम कोई सामने नहीं आया। ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यह संभव नहीं हो सकता
कि अगर कितनी बार आपने बताया, 70 बार, कितनी बार बताया, हाँ, तो CCTV फुटेज में 70 बार क्या चोरी। डीएम को नहीं पता था? अगर सीसीटीवी फुटेज थी तो सीसीटीवी फुटेज की बात उसी कमेटी के सदस्य जो जिलाधिकारी होने की वजह से उसको नहीं पता था, संजय प्रसाद को नहीं पता था, वो भी तो 70 बार हुआ, तो क्या मतलब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चंपत जी को पता था? मुझे, और मैं ये कहते हुए कह रहा हूं कि उनको त्यागपत्र तक दे देना चाहिए था, सार्वजनिक तौर पर आकर पारदर्शी व्यवस्था में बताना चाहिए था, क्योंकि ये जो कुछ भी है। और एक बात मैं और कह दूं, इतनी बढ़िया व्यवस्था मैं देश के लगभग मंदिरों में गया हूं, जितने छोटे बड़े हैं, तिरुपति से लेकर बालाजी, मतलब सारे जितने मंदिर छोटे बड़े हैं, उनमें राम मंदिर न्यास सबसे बड़ा प्रबंधन है और सबसे नया प्रबंधन है। लेकिन जितने शानदार तरीके से मंदिर की, श्रद्धालुओं की, दर्शन की, प्रसाद की, वहां दुकानों की जो जितनी सुंदर व्यवस्था है, वैसी मैंने देश में कहीं और नहीं देखी। इसको आप समझिए। तो न्यास ने सारे काम गड़बड़ किए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार पिछले दिनों से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि न्यास को ये होना चाहिए, लेकिन उस बहाने क्या हो रहा है, किसी अधिकारी को बिठा दो। तो भाई 3 आईएएस अधिकारी तो उसमें शामिल थे, क्या 3 आईएएस अधिकारी नहीं शामिल थे? क्या निर्माण समिति के अध्यक्ष के तौर पर नृपेंद्र मिश्रा नहीं शामिल थे, जो रिटायर्ड आईएएस हैं? क्या वो नहीं शामिल थे? मुझे लगता है इसको बहुत समग्रता में देखा जाना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, त्यागपत्र तो होना ही चाहिए, होगा ही। और त्यागपत्र देकर सबसे पहला शब्द ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को बहाल करना है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। अभी जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं उसमें यह है कि भाई इस्तीफा यदि हो गया है तो फिर इसका ऑफिशियल लेटर कब सामने आएगा? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट चंपत राय की तरफ से या तो सामने आ जाए, या ट्रस्ट के जो बाकी सदस्य हैं उनमें से कहीं से कोई तो पत्राचार हो जो सामने दिखाई दे। तो ये अभी तक हुआ नहीं है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, खबर इंडिया टीवी ने भी चलाई। उनके बेटे रवि मिश्रा का कहना है कि उन्हें इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अनिल मिश्रा के बेटे से बात की है। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुना दे। अनिल मिश्रा जी के बेटे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी के। अपना पहले नाम बता दीजिए। रवि मिश्रा मेरा नाम है। रवि जी, जो बातें कही जा रही हैं अनिल मिश्रा को लेकर के, लापरवाही, सारी बातें, चंदा चोरी, सारी, इन सब पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं क्या कहूँगा, इसका एसआईटी जांच कर रही है, वो अपना निष्कर्ष पे पहुंचेगी, वो बताएगी अपना। पिताजी ने कुछ तो बताया होगा घर में आप लोगों को? घर में हम लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते। देखिए, ये प्रोफेशनल काम है उनका, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी मिली उस काम की, वो काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की बात है, उसके लिए एसआईटी का सरकार ने वो किया हुआ, गठन किया, वो अपना करेगा। इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? तो मुझे जानकारी नहीं, मुझे भी न्यूज़ से, आप ही की न्यूज़ से पता चल रहा है कि इस्तीफा दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर दिया होगा तो वो बता सकते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? मेरी जानकारी में नहीं है। अब जो बात अनिल मिश्रा के बेटे कह रहे हैं, ये उस सवाल को और गंभीर कर देता है जो सवाल हर्षवर्धन जी यहां पर उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल यही सवाल आपके भी मन में होगा विजय जी, कि कोई बात पुख्ता रूप से सामने, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ क्यों नहीं आ रही है? ये सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर है, अरेस्ट है, नहीं, सवाल नहीं है मेरे मन में, क्योंकि आया ही नहीं है इस्तीफा, कोई जानकारी नहीं है। न ट्रस्ट, कौन लोग दे सकते थे? या तो ट्रस्ट इसकी जानकारी देता, या विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार में से कोई देता, या खुद चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, वो लोग देते कि भाई हमने इस्तीफा दे दिया। तीनों में से किसी ने नहीं कहा, बाकी दुनिया कह रही है। ये बात है ना, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। और रवि मिश्रा जी जो उनके बेटे, उन्होंने भी कह दिया उनको भी जानकारी नहीं है। तो इतना चुपचाप क्यों देकर आए हैं कि बेटे को भी नहीं पता, समाज को भी नहीं पता, परिषद को भी नहीं पता, ट्रस्ट को भी नहीं पता, समझे? तो पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ, हैरान हूँ कि 70 बार 72 बार उसमें चोरी दिखाई गई है। तो वो सीसीटीवी किस लिए लगे हुए हैं? कोई उनको देखता था कि नहीं देखता था? मतलब सीसीटीवी का पर्पज क्या है? सीसीटीवी पे कपड़ा ढकने वाला तक फुटेज है, कुछ छोड़िए। लेकिन मैं कह रहा हूँ सीसीटीवी की तो मॉनिटरिंग के लिए ही तो लगाए गए हैं। नहीं, सीसीटीवी फुटेज से वो नहीं आया है, उसमें जो स्पाई कैम लगाया गया था उसमें मिला है। स्पाई कैम ने डिटेक्ट किया है। नहीं, मैं ये लेकिन कह रहा हूं, मजेदार बात है, बिल्कुल सही बात है। सीसीटीवी तो मॉनिटरिंग के लिए ही तो होता है। स्पाई कैम लगाया गया था, तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कोई तो उसको देखता कि हाँ, वही तो कोई देख रहा होगा कि लगा दिया, तो अब उसका कोई मतलब है नहीं। स्पाई कैम जिसने लगाया होगा, उनको एक कहीं ना कहीं से भनक रही होगी, तभी लगाया कुछ, तभी तो स्पाई कैम लगाया होगा। और स्पाई कैम लगा है और जिलाधिकारी को नहीं पता होगा, और ट्रस्ट के महत्वपूर्ण सदस्यों को ये पता नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। और जब ये सारी बातें हो गई, तब सवाल उठता है जहां विजय जी शुरू करें।
नहीं, इसमें मुझे दो लगता है बातें हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, मैं उससे थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ कि ये सच बात है कि वहाँ पे तो 3-3 IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं ट्रस्ट के अंदर, वो तो बल्कि सरकार की तरफ से बैठे हुए, तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है कि क्या गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए जो भी लोग हैं ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं गड़बड़, तो ये अधिकारियों को तो पदेन अधिकारी इसीलिए बैठाए जाते हैं कि भाई वो एक निष्पक्ष तरीके से, मतलब वो चौकीदार हैं इस पूरे ट्रस्ट के, कि वहाँ पर क्या कोई गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है, उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सब रामराज चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी समझ लेना चाहिए कि भले ही ट्रस्ट में 15 मेंबर हों 12 मेंबर हों, लेकिन वो एकाधिकृत तौर पर निर्णायक तौर पे चंपत जी के नेतृत्व में चल रहा था। ठीक। और इसीलिए आपने क्या इतने दिनों में अध्यक्ष जी का नाम सुना, नृत्य गोपाल दास जी का, वो भी है और लोग भी हैं, सब केवल वही उस, और अक्सर ऐसा होता है बहुत देवगिरी जो कोषाध्यक्ष है उनका नाम नहीं, बहुत सारे इस ट्रस्ट में ऐसा होता है कि कोई एक आदमी, वो बेईमानी के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल ऐसे ही उसमें शामिल होते हैं। जब कोई काम देख रहा होता है तो ये भी काम देखिए कि पूरी भूमिका देखिए 2019 से, जब से ये ट्रस्ट बना 20 से, और राम मंदिर निर्माण में भी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही उस दिन भी केवल चंपत राय जी वहां पर थे ट्रस्ट की तरफ से, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भूमिका में थे। तो इसलिए ये मानना कि नहीं और लोग क्या कर रहे थे, नहीं थे, वो पूरी तरह से उनके ही नियंत्रण में था। इसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तरीके से देखे, लेकिन जो पदेन अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और नपेंद्र मिश्रा जी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे हैं और वो ओवरऑल भी देखते रहे। मुझे जितना याद है, जब से राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें वहाँ भेजा गया, तो वो पूरी तरह से उसको देख रहे थे। और एक और बड़ी जानकारी मुझे मिली, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन नागपुर से जानकारी मिली कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो राम मंदिर निर्माण के कार्य पर सुपरविजन के तौर पर, सुपरवाइजर के तौर पर देखें। तो वो जो मंदिर निर्माण कर रही थी कंपनी, यानी L&T, लार्सन टोब्रो, उनके बड़े अधिकारियों को फ़ोन करते थे, कॉल करते थे, लेकिन वो उनके कॉल न तो पिक करते थे न रिप्लाई करते, कॉल बैक करते थे। तो ये बात वहाँ से पहुँचाई गई संघ के परिवार में बड़े लोगों की, और ऊपर तक तो ट्रस्ट के तरफ से, मतलब जो ये बात और गंभीर है, सुन लीजिए ना, तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमें ये निर्देश है कि निर्माण से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जा सकती है, किसी और को नहीं। इसमें मैं कोई रेफरेंस नहीं जोड़ रहा, मेरे को ये जानकारी में, और हो सकता है ये भी खबर ठीक है कि नहीं, लेकिन संघ के ही एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे ये जानकारी दी। इसमें मैं कोई इफ एंड बट्स और कोई अपनी तरफ से एड ऑन नहीं कर रहा कि भाई PMO तक ये जानकारी जाती है, इसलिए हमें ये और जानकारी, नपेंद्र मिश्रा जी इसमें जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, मतलब कि बेईमानी के लिए नहीं, पूरी निगरानी वो कर रहे हैं, और उन पर विश्वास सबको कि भाई वो जिस कार्य को देखेंगे वो ठीक से चलेगा, और उनकी निगरानी में हुआ मंदिर निर्माण का काम भी। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है, राम मंदिर चढ़ावा केस में एक्शन जो लिया जा रहा है, जो गिरफ्तारी हो रही है, इस्तीफे पर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन, तो ये बात सच है, अभी तक हमने भी नहीं देखा है, लेकिन खबर यह है कि इस्तीफा हो गया है। और कई बार इसको एंड ऑफ करने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई संघ से, VHP से कोई लिखित पर्ची जारी नहीं होती है कि भाई आपको अब पद से हटना है या आपको पद पर जाना है, नहीं लिखित में होती है। एक लाइन गलत है, एक लाइन से जो भी लोग ये कह रहे हैं, ये संघ के दायित्व की बात नहीं, संघ है ही नहीं, ये न्यास के न्यासियों की बात है, जो बाकायदा जो इसका चैरिटेबल ट्रस्ट की धाराएं हैं उसके अंतर्गत ये है, और उसमें न्यास के न्यासियों को पद पकड़ना और मतलब पद पे बनना और त्यागना दोनों की बाकायदा जानकारी देनी पड़ेगी, और ये सरकार में लिखित होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऑफिशियल प्रोसेस है, अगर त्यागपत्र होगा तो सार्वजनिक होगा। ठीक है, अब योगी बार बार दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी विरोधियों के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। अखिलेश यादव हर रोज योगी सरकार पर, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके लिखा, भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, भाजपा के लिए तो अमृतकाल बनकर आया है। अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट करके सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, लालच ने मार दिया जिनकी आंख का पानी। बात एकदम पते की है और मार्के की है। तो पहले अखिलेश यादव पर बात हो जाए, आंख के पानी की बात की गई है, रागी जी। अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उनको मौका मिला है और कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहे। गलत बात भी तो नहीं कही है। नहीं, देखिए बात तो उन्होंने गलत कही है। अब SIT नियुक्त हो गया है, 8 लोगों को गिरफ्तारियां हो चुकी है, इसके बाद यदि वो बात कहते कि भाई इतना काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, और ये एक वाजिब सवाल उठ रहा है कि भाई गिरफ्तारी हो गई,
सबसे पहले पीसी होता है, उसके बाद जेसी होता है। यानी कि पहले पुलिस कस्टडी होती है। जब आप पर आरोप लगा है तो किसी को आप पकड़ते हैं और पकड़ करके पूछताछ करते हैं। पुलिस 2-3 दिन तक पुलिस कस्टडी में उनको रखती है, उनसे उगलवाती है, और जब लगता है कि हाँ हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया है, इसके आधार पर हम आगे तहकीकात कर सकते हैं, और तब जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ एसआईटी के समय जो पूछताछ हुई थी संभवतः उसके बाद उनको लग गया होगा कि इससे ज़्यादा इनसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो पुलिस कस्टडी में उन्होंने शायद नहीं मांगा और सीधे जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। इस पर वो सवाल खड़े कर सकते हैं और उनका वाजिब बनता है ये सब बातें करें। महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक जो त्याग पत्र का मामला है, जिस प्रकार से खबरें आई और खबरें चली गई, इसमें लगता है कि बहुत कुछ राजनीति चल रही है। और ये सामान्य व्यक्ति भी सोचेगा कि आखिर जब एक तरफ सुबह सूचना आई तो या तो ट्रस्ट ही उसको मना कर देता या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आ जाता कि नहीं ऐसी कोई भी नहीं, लेकिन शाम को एक खबर चली कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और मैं तब उस एक चैनल पर बैठा हुआ था तो मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी। सुबह से हम लोग कह रहे थे, जो रिकॉर्डिंग 4 बजे किया था उसके लिए, उसमें तो हमने कह रखा था कि उनका इस्तीफा हो गया है, जो 9 बजे रात में चला। लेकिन 5 बजे जब की खबर थी तो 5 बजे जब लाइव चल रहे थे तो उसमें हमने कहा कि भाई जैसी खबरें आई। महत्वपूर्ण बात ये नहीं, महत्वपूर्ण बात ये है कि चंपत जी व्यक्ति नहीं है। चंपत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट कोई लेना नहीं देना है। भाई जैसे कोई एक ट्रस्ट बनता है, एक बहुत ही कर्मनिष्ठ साधक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक मान करके वहाँ पर उसे दे दिया, बस इतनी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी, इससे ज़्यादा नहीं कि वो संघ से जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब आप उस पद पर जाते हैं तो आप पूरी विचारधारा का एक प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर आप जाते हैं, और आप गलत निकलते हैं तो पूरे विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। पूरी विचारधारा की नैतिकता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए आपकी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है कि आप 100%, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुझे आज भी भरोसा है कि चंपत राय जी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मुझे ऐसा मेरा अपना भरोसा है। लेकिन ये सब चीजें घटित हो गई जी, कोई 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया, किसका रसूख इतना बड़ा हो गया कि बड़े से बड़े लोगों को वहां पर मंदिर में प्रवेश से पहले टिन्नू यादव से परमिशन लेना पड़ा। टिन्नू जी ने बताया था ना, हाँ, कि वो टिन्नू महाराज हो गए थे। तो अच्छा विजय जी ने बोला था कि तो टिन्नू महाराज। ऐसे में हमको नहीं मालूम होगा, इसका मतलब है कि हम क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी आप ही ट्रस्ट के लोगों की ही थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे थे, बुजुर्ग लोग थे, परमानंद गिरी जी महाराज थे, उनका बहुत ज्यादा। ट्रस्ट में होता क्या है कि 2-3 लोग ही जो हैं वो बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, सक्रिय रहते हैं। हर ट्रस्ट में होता है, ट्रस्ट के बहुत सारे मेंबर होते हैं, सालाना मीटिंग होती है, 6 महीने में मीटिंग होती है। लेकिन यदि किसी को पता था, और मैं खास करके जिलाधिकारी को कैसे पता नहीं लगा? नहीं, ये बात तो फिर इतनी सूचनाएं तो सब तक जाती हैं। ठीक है सर, हम लोग तो अब 1:18 हो रहे हैं सर। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले एक दो एंगल और लेने हैं, और ये एंगल ये है कि अभी तक जितने कथावाचक थे सनातनी समाज से आने वाले, वो अभी तक चुप थे। वो भी शायद इंतजार कर रहे थे कि इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि किसी के लिए भी ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि यहां पर राम मंदिर में ये हो सकता है कि चढ़ावा की चोरी हो सकती है। बाबा बागेश्वर बाहर है इस वक्त, मुस्लिम मुल्क में है, इंडोनेशिया में है। वहां पर उनसे सवाल पूछा गया। बाबा बागेश्वर जकार्ता में राम कथा के लिए पहुंचे, उनसे चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, और ये हुआ है तो उसे महादंड दिया जाएगा कानून के लिहाज से भी। और जो उन्होंने कहा वो आप सुन लें। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई।
करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि सब परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। अब सवाल यह है कि संत समाज भी मुखर होकर अपनी आवाज उठाने लगा है। सवाल यह है, समीर जी की VHP और RSS की क्या टॉप बॉडी चंपत राय को बचाने के पक्ष में है, या अब उन पर एक्शन हो कानूनी तौर पर जो न्याय संगत हो इसके पक्ष में है? देखिए, फिलहाल तो तमाम तरह की थ्योरियां चल रही है कि अभी संघ ने चुप्पी साधी हुई है, संघ का कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा तब तक हम कह नहीं सकते कि संघ इस मामले में क्या दखल दे रहा है। एक खबर ये चल रही है कि 18 और 19 जून को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई थी। वहां पर गोपाल राय और चंपत राय गए थे, वहां संघ के दत्तात्रेय हुसबोली जी भी थे। वहां उन्होंने दोनों को फटकार लगाई और इस्तीफा देने को कहा कि आप जाके इस्तीफा दीजिए। उसके बाद वो आए, उसके बाद दूसरे दिन SIT की गठन हुआ और उसके बाद से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा दिया है तो किसको इस्तीफा दिया है? कोई तो इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ हमारे पास इस्तीफा आ गया है। किसी सोशल मीडिया के अकाउंट पर इस बात की इस्तीफा नहीं जा रहा। आप ये कह रहे हैं संघ की तरफ से फटकार लगी है? निश्चित रूप से लगी है, खबर ये भी फ्लोट हो रही है। बिल्कुल, इसकी संघ की तरफ से फटकार लगी है और अखबार ने तो विधिवत इसको छापा है, दैनिक भास्कर ने पूरा छापा है इस पर। तमाम अखबारों ने इसमें करी क्या? ये तो मैं 4 दिन पहले की अपनी निजी जानकारी बता रहा हूं। संघ ने स्पष्ट तौर पर शीर्ष से कहा गया कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। ये मेरी अपनी निजी जानकारी और बहुत पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। संघ को ये जो कुछ हो रहा है वो इसलिए ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी वर्षों की साधना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह से, अभी जैसे रागी ने कहा कि मैं नहीं मानता कि वो हैं कि नहीं, अभी भी यकीन नहीं हो रहा, किसी को भी जो उनको वैसे जानता होगा नहीं यकीन होगा। लेकिन सवाल ये कि अगर उनकी वजह से पूरे के पूरे इस आंदोलन, पूरे के पूरे उस पर, तो फिर कहीं तो उनको भी लग रहा है उनकी कोई अपनी नैतिकता है या नहीं, दूसरे की छोड़ दीजिए। मतलब कभी तो आके सार्वजनिक तौर पर कोई व्यक्ति, और ट्रस्ट मतलब ट्रांसपेरेंसी, उसके अलावा कुछ नहीं होता। चंपत राय है कहाँ? चंपत राय, अनिल मिश्रा है कहाँ? क्या ज्ञातवास में चले गए? कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ नहीं, अभी 2 दिन पहले तो ट्रस्ट में थे, उन्होंने उस दिन वो 2 दिन पहले, आज की तारीख, कल इस्तीफे के गोपाल राय वहां पर है। कल गोपाल राय का बयान आया जिस तरीके से वो हंस रहे थे कि भाई प्रचार माध्यम चला रहा है, इस्तीफा मांग रहा है, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, और बहुत मतलब व्यंग्यात्मक हंस रहे थे वो जिस तरीके से। ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब वीडियो चल रहा है उनका, ये कल का है। हाँ, कल का उन्होंने शाम को कहा कि प्रचार माध्यम इस्तीफा मांग रहा है, वो इस्तीफा की तो कोई खबर नहीं है। और जिस तरीके से वो व्यंग्यात्मक हंस रहे थे, तो हंसी उड़ा रहे थे कि आप मांगते रहो, कोई इस्तीफा हुआ नहीं है। आधिकारिक रूप से अभी न ट्रस्ट ने कहा है, न संघ ने कहा है, न विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, न चंपत राय ने कहा है, न अभी अनिल मिश्रा ने कहा है, न किसी ने कहा है कि उनका इस्तीफा हुआ। तो फिर ये सीना चोरी की आपकी ताकत कहां से आ रही है? कौन बल दे रहा है इन्हें? फिर नहीं, बल कौन दे रहा है, लेकिन इतना बलवान को बनाया किसने? मैं ये कह रही हूं कि उनको इतना बलवान, इतनी ताकत दी किसने? उनके मैं ये पीछे कह रही कौन हूं है कि जो इतनी आप ताकत दे रहा जनता है? के मानस पर नहीं चल रहे हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को भी आप धता बता रहे हैं। ट्रस्ट पर इतने सवाल है, फिर कौन ताकत दे रहा है फिर सर? ये उनको ताकत किसने दी? उनको इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मैं जब चाहूंगा इस्तीफा दूंगा? क्यों उनके खिलाफ एक सार्वजनिक बयान अभी तक किसी का नहीं आया? जब वो इस्तीफा नहीं दे रहे, इतना मामला बढ़ गया, FIR हो गई है। और FIR का मजाक देखो, SIT का 8 लोगों को आपने नाम लिया, उसके अंदर 9 का आपने अज्ञात व्यक्ति के रूप में नाम दर्ज किया है। 8 लोगों के नाम है, उनके पिता का नाम नहीं है, उनका एड्रेस नहीं है। 8 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, पुलिस कस्टडी नहीं मांगी, उनको जेल भेज दिया। अरे आप पुलिस कस्टडी मांगोगे ना पूछताछ के लिए, कब से रिकवरी कर रहे हो, कब से चोरी कर रहे हो, कहाँ है, कौन शामिल है, किस किस कहने पर आपने किया, किसको पैसा दिया? पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया आराम से उनके अंदर। क्यों पूछताछ उनकी नहीं ली गई? तो ये लिपापोती का एक माध्यम है। चंपत राय का पूरी लिपापोती है। आपने पुलिस ने क्यों नहीं मांगी? साहस समझिए, जिस वक्त ये सारी बात हो रही थी उस वक्त भी वो बता रहे थे कि हम तो ऑटो चला के कमाते हैं, हम तो बड़ा मेहनत किए, हमारा घर तो ऐसे बन गया, हम 15 में ये प्लॉट ले लिए, 20 में ये ले लिए। मुस्लिम पॉलिटिक्स से पहले बात प्रियंका गांधी की इस लिहाज से होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर पहली बार अपना स्टेटमेंट दिया, और वो भी उन्होंने एक पोस्ट के जरिए दिया। अंग्रेजी में उन्होंने पोस्ट लिखा और फिर उन्होंने ये आरोप भी लगाया और इस पे खेद भी जाहिर किया कि किस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावे की
चोरी हुई है। आप ये कह सकते हैं विपक्ष है, विपक्ष को एक मौका मिल गया है, लेकिन मौका देने वाले कौन है? मैं गाजा वाली खबर पर आऊं क्योंकि राम मंदिर पर बात ये रह गई थी। जी विजय जी, देखिए पॉलिटिक्स तो अलग है, पॉलिटिक्स का तो मौका उनको मिला है तो वो अपनी पॉलिटिक्स करते ही रहेंगे कि क्या हो रहा है। अखिलेश जी भी करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे, वो सब लोगों की बात नहीं है। फिर वहीं पर हम एक बात अयोध्या पर यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इस बात पर भी, क्योंकि मैं संघ को भी बहुत समय तक अध्ययन किया, मैं स्टूडेंट के तौर पर जब काम कर रहा था, क्या ऐसा माना जा सकता है, सब लोग यहाँ पर संघ से जुड़े हुए लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कि संघ का नेतृत्व ये निर्णय कर ले कि चंपत राय जी को नहीं रहना ट्रस्ट में, तो वो रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और यदि ऐसा सवाल है तो ये संघ के नेतृत्व पर गंभीर सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि संघ ने क्या, संघ हो सकता है बहुत सारी बातें वो देखता है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन संघ का नेतृत्व अगर ये कहे कि चंपत जी को नहीं रहना, और चंपत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ना, वो तो प्रचारक रहे हैं, 50 साल संघ विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े रहे हैं, और संघ के कहने पर उनको, संघ के आदेश पर उनको ट्रस्ट में लिया गया है। चंपत जी की मर्जी से तो लिया नहीं गया है, संघ के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर वो हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लिए वो एक ही बात है। तो क्या संघ के नेतृत्व ने ऐसा कहा है, और कहा है उसके बाद नहीं दे रहे, तो ये तो और गंभीर सवाल है, इसको मैं खड़ा रखना चाहता हूँ। आप इस पर जवाब देना चाहते हैं? देखिए, संघ के साथ बहुत सारे उसके अनुसांगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बनवासी कल्याण आश्रम है। ये सही बात है कि वैचारिक अधिष्ठान और संघ परिवार बोल देने से, कई बार एक बार डिबेट हुआ था इस बात पर कि संघ परिवार नहीं बोला जाए तो अच्छा है, इस शब्द को हटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन यदि गलत करेगा तो सीधा संघ पर आ जाता है, और संघ को ही लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं वो अपने में स्वायत्त संगठन है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे ही अन्य संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन है। तो संघ के बारे में कभी भी आप ध्यान रखेंगे तो संघ आपको सुझाव दे सकता है, आप हट जाइए, आप नहीं रहेंगे, आपको नहीं रहना चाहिए। लेकिन संघ कल कहे कि नहीं, तुमको हटना ही है यहां से, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। भाई संघ के वो प्रचारक थे, प्रचारक जीवन से विश्व हिंदू परिषद लगा कि संघ को, सर, मुझे ऐसा बताया गया कि संघ ये कहता है कि आप अपेक्षित नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी जरूरत यहाँ खत्म हो गई तो कहते या आपके ऊपर संशय, तो आप यहाँ अपेक्षित नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ संघ इससे बहुत ज्यादा और क्या होगा कि आगे जब कोई बैठक होगी, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होगी जी, तो विश्व हिंदू परिषद जो पहले वो आते होंगे उनको मना कर देगा। इससे ज्यादा तो संघ कुछ कर नहीं सकता है। कल जाकर के कोई अनुसांगिक संगठन का अध्यक्ष जाकर के कह दे कि भाई मैं नहीं, आगे जी कह रहे हैं कि संघ इतना बेचारा संगठन हो गया है, नहीं किसी वो कह सकता है कि भैया आप छोड़ दो, नहीं छोड़े तो संघ क्या करेगा, संघ के हाथ में कुछ नहीं है। संघ की ऐसी स्थिति थोड़ी है सर, संघ चाहे और नहीं छोड़े, ये कह देना कि संघ ने कह दिया वो नहीं छोड़ेंगे तो संघ क्या कर लेगा। वही अपने स्वयंसेवकों से वो अपेक्षा कर सकता है कि नैतिक मापदंडों पर वो खड़े हो जाएं। संघ का कहने का तरीका है, संघ जिस तरीके से कहता है उस तरीके से मैसेज बहुत साफ होता है कि आपको इस पद पे नहीं रहना है, आपको छोड़ना है। संघ के अंदर एक तरीका होता है कहने का। संघ ऐसा थोड़ा कि बदतमीजी से बात करेगा, आपको अपमानित करेगा, आप पे गुस्सा करेगा। संघ अपनी मर्यादा में, अपनी भाषा में, अपने दायरे में उनका सम्मान रखते हुए उनको संदेश दे देता है कि बस अब आपका हो गया, पूर्ण विराम लगाइए, आपको ये छोड़ना है। लेकिन ये भी सही है कि संघ ये नहीं कहता कि आपको 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना है, आपको अभी का भी इस्तीफा देना है, आप शाम तक इस पद पे नहीं दिखना चाहिए, इस तरीके से भी संघ नहीं कहता। संघ मैसेज भेज देता है, संघ इंतजार करता है कि भाई जो व्यक्ति एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है, आप और आगे जी जो बात कर रहे हैं वो बात एक ही है, बात तो एक ही है, आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ पोटैटो एंड पोटैटो। और अगर संघ ऐसे नी जर्क रिएक्शंस पे चलता होता तो जीवन में जाने कितने, संघ जीवन की बात कर रहा हूँ, जाने कितनी बार ऐसा अवसर आया कि लगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो रजू भैया के समय में क्या हो जाएगा, छोड़ दीजिए गुरुजी और बाला साहब देवरस के समय का, सुदर्शन जी के समय में लगा कि अरे ये आज नहीं किया तो बस अब संघ का खत्म हो गया। एक समय में तो लगा था कि स्वदेशी और संघ ही कहां खड़ा हुआ है, किस तरह की। आज की जो स्थिति है इसमें भी संघ ना तो कोई ऐसा बेचारा है, ना संघ का शीर्ष नेतृत्व कमजोर है, बहुत स्पष्ट है ये वैचारिक मसला है, इस पर
चंपत जी को निजी तौर पर अब तक सोचकर त्यागपत्र देना चाहिए। बिल्कुल। संघ से संदेश उनको दिया जा चुका है, समय से उनको यह काम करना चाहिए था। अब जहां तक रही बात उसकी, तो वो ट्रस्ट के तौर पर कोई संघ को त्यागपत्र थोड़ी देना है। वो कोई मोहन जी को थोड़ी चिट्ठी लिखेंगे या दत्ता जी को कि आप हमारा त्यागपत्र ले लीजिए, और ये होता भी नहीं है। संघ की जो पद्धति है उसमें तो ये है भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि न्यास के न्यासी पर जितने क्षण वो बने हुए हैं, वो अपने उसी प्रचारक जीवन को उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जिसको वर्षों जिसकी वजह से प्रतिष्ठा संघ मिली। में प्रश्न हो रहा है कि ऐसे प्रचारक है कि इतने मोह में फंसे हुए मीठा कि पता मीठा नहीं छोड़ गप रहे। करने की आदत छोड़िए। 3 उदाहरण देता हूं मैं आपको, बहुत छोटे से शार्प उदाहरण। एक उदाहरण है लालकृष्ण आडवाणी जी का, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। संघ का अनुषांगिक संगठन है बीजेपी, यदि आप मानते हैं तो। और जब जिना प्रकरण हुआ वहां पर 2005 में, तो संघ के आदेश पर मोहन भागवत जी उस समय सरकार्यवाह थे, उनके आदेश पर उनको 1 मिनट में इस्तीफा देना पड़ा। लालकृष्ण आडवाणी से बड़ा ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं हुआ। 1 मिनट लगा था उनको, यहां दिल्ली लौटते ही इस्तीफा देने जाना पड़ा था। ठीक है, ये एक घटना बता रहा हूं। दूसरी घटना, सुदर्शन जी का जिक्र हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उस जमाने के, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपनी कैबिनेट की लिस्ट राष्ट्रपति भवन भेज दी। सुदर्शन जी सरसंघ चालक नहीं है, वो वहाँ डिनर टेबल पर जाते हैं वाजपेयी जी के, और 2 लोगों का नाम कहते हैं कि इनको काट दीजिए, और राष्ट्रपति भवन में दोबारा रीराइट करके लिस्ट भेजी जाती है। एक और उदाहरण दे दूं यदि आपके पास वक्त हो तो, छोटा सा उदाहरण है। 2013 गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बैठक का अधिवेशन है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम तय किया गया। जी। लालकृष्ण आडवाणी ने विरोध किया और उन्होंने इस्तीफा देने की बात की, लेकिन संघ ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी ही नेता होंगे, तो नेता हुए। चौथा उदाहरण दे दूं, 2010 का, नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वो संघ का निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विरोध था, लेकिन नितिन गडकरी अध्यक्ष बने। एक बड़ी खबर में दे रही हूं सर, बड़ी खबर दे रही हूं, ले लीजिए सर, बड़ी खबर भी आप उदाहरण के तौर पर गिनाएंगे, बस कुछ समय रुक जाइए। उदाहरण के तौर पर गिनाएंगे कि संघ ने राम मंदिर पर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, और उसको अगली बार जब हम डिबेट में मिलेंगे तो उदाहरण के तौर पर मैं इस पर आश्वस्त हूं। मैं भी इस पर आश्वस्त हूं कि आज नहीं तो कल चंपत राय जी का इस्तीफा जरूर होगा। संघ ने यदि निर्णय कर लिया है तो जैसा समीर जी ने कहा, मैं और वो लगभग एक ही बात कर रहे थे, मैं बड़ी खबर दे रही हूँ, कोई इफ एंड बट किंतु परंतु वाली बात नहीं कर रही हूँ कि इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। अभी यहीं पर राम मंदिर निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी से मैंने खुद ने ये कंफर्म किया। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये भ्रम की स्थिति है, चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा हुआ है। अभी अभी मेरी बात ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से हुई है, उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दिया गया है। चंपत राय के इस्तीफे की खबर हम कंफर्म कर रहे हैं, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। मैंने आगे उनसे पूछा कि ये त्यागपत्र हुआ है, इसमें ये भ्रम की स्थिति क्यों है। उन्होंने कहा ये सत्य है और सत्य ही है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, और थोड़ी देर में लिखित में भी वक्तव्य सामने आ जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में लिखित में इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही हूं। पहली बार ट्रस्ट की तरफ से यह कंफर्म किया गया है, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अभी अभी मेरी खुद निजी तौर पर यह बात हुई है, मैंने उनसे पूछा कि क्या यह इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा यह सत्य है, इस्तीफा दिया गया है। अब बताइए सर। देखिए मीनाक्षी, जो आप कह रही हैं, कल इस्तीफे की जब खबर आई तो कहा गया कि इस्तीफा हो गया, लेकिन इस्तीफे की खबर सार्वजनिक होती उससे पहले एक अभियान सा चलाया गया कि देखिए ये तो इस्तीफा ले लिया गया, दबाव बना दिया गया, और उसके बाद वो कहा गया कि नहीं, इस स्थिति में तो इस्तीफा नहीं जाएगा। जो बात मैंने जो शुरुआती टिप्पणी थी उसमें जो बात कही थी, अब अगर आपसे गोविंद देव जी कह रहे हैं तो इसको पक्का माना चाहिए कि त्यागपत्र हो गया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये ट्रस्ट का मसला है, और ट्रस्ट हम जब कह रहे हैं सिर्फ न्यास नहीं, ट्रस्ट मतलब न्यास, ट्रस्ट मतलब भरोसा, विश्वास। उस विश्वास के लिए टी फॉर ट्रस्ट, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी,
ट्रांसपेरेंसी जरूरत है। इसमें सार्वजनिक तौर पर आकर न्यास की तरफ से बताया जाना चाहिए, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज आए या जो भी इसमें संबंधित अधिकारी है वो आकर बताएं कि ये हुआ है, और बेहतर होगा कि जो कुछ अभी तक का घटनाक्रम हुआ उसमें बताते हुए बताएं कि ये त्यागपत्र हो गया है, ये कार्रवाई होगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग किया। ये जो भी शब्दावली वो उनकी शब्दावली वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर आना ही चाहिए, क्योंकि कल जब त्यागपत्र की खबर आई तो वो यूं ही नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद वो बैक हुआ या उसको रोक लिया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, ये भी पक्की खबर है। ये अभी तक जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, पहली बात जहां से आज कहानी कुर्सी की शुरुआत हुई विजय जी, पहला तो भ्रम यही था कि कल 1 बजे कहानी कुर्सी की के कार्यक्रम में हम ही ये कह रहे थे कि इस्तीफा हो गया, विशाल प्रताप सिंह ये खबर कंफर्म कर रहे थे, रुचि कुमार ये खबर कंफर्म कर रही थी, वो ये बता रही थी कि इस्तीफा हो गया है उनकी जानकारी के मुताबिक, चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर रात होते होते अभी जो बात समीर जी कह रहे हैं कि जो कह रहा है उन्हें कहने दीजिए, खबरें चलती रहती हैं, इसलिए आज कार्यक्रम शुरू होने के साथ साथ जब आप लोगों की राय मैंने सुनी और फिर मैंने कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से ये कंफर्मेशन लेने की कोशिश की कि क्या इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, ये भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लिखित वक्तव्य सामने होगा, ऑफिशियल कंफर्मेशन, इसका मतलब ये कि किसी भी वक्त हो सकता है। मैंने फिर पूछा कि क्या इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, उन्होंने कहा यह सत्य है, इस्तीफा हुआ है। अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है रागी जी, इस्तीफा हुआ है। मुझे लगता है उत्तर मिल गया है। जो सवाल ये किया जा रहा था कि संघ बेचारा है, न मैं संघ को बेचारा बना रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि संघ के कार्य करने की एक अपनी शैली है, और वो भाषा में भी है और प्रक्रिया को लेकर भी है। संघ कभी नहीं किसी को ये जाकर के कहेगा कि नहीं अभी आप, जो मैं समीर जी बोल रहे थे, मेरा भी आशय वही था जो समीर जी का आशय था। भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन जितना मैं संघ को जानता हूँ उसमें ये बात यही है कि संघ अपना संदेश पहुँचा देता है। जो आडवाणी जी की बात कह रहे हैं विजय जी, बिल्कुल वो संघ ने संदेश दिया था, और आडवाणी जी चाहते तो रुके रह सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़े नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता आडवाणी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि संघ का एक फर्म स्टैंड है कि ये हमें स्वीकार्य नहीं है, और जब ऐसा हुआ तो आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया। यही मिसाल यहां से भी अपेक्षित थी, अपेक्षा यही थी। ऐसा तो नहीं था कि यदि आडवाणी जी जमे रह जाते तो संघ उनके लिए कोई बड़ा अभियान छेड़ देता तुरंत, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जरूर थे कि उनके पर काट डाले जाते। ये इसमें भी कोई महज हो रहा है बॉस को अभियान थोड़ी चलाना होता है। लेकिन देखिए नहीं, बहुत सर संघ को हम भी जानते हैं, आप स्टूडेंट रहे हैं, हम भी 52 साल से संघ से जुड़े रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ, और मैं संघ कार्यालय में रह करके पढ़ा हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमको, वो सब भी हमको जानकारियाँ हैं। तो संघ कभी इस ढंग से नहीं कहता। जो मैसेज जिसके बारे में हर्ष जी ने कहा था, हम लोगों ने भी इसका जिक्र किया था, हरिद्वार की बैठक में ही तय हो गया था चंपत राय का इस्तीफा होगा, लेकिन कब होगा, कितनी देर बाद होगा, ये उनको तय करना था। लेकिन मैसेज उनके पास बहुत साफ हो गया था, और उसके बाद चंपत जी और अनिल जी दोनों आपस में बैठ करके उन्होंने भी तय किया कि हाँ हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जो पेंच निकल करके आ रही है, जिसके बारे में हर्षवर्धन जी जिक्र कर रहे थे और जिसका मैंने जिक्र किया कि कई बार राजनीति बीच में आकर के फंस जाती है। जब आप क्रेडिट लेने की बात करने शुरू कर देते हैं कि मैंने ऐसा इस्तीफा दिलवाया है, तब सामने वाला भी अड़ जाता है कि क्या मैं वाकई चोर हूं, क्या मेरी इतने दिनों की साधना में मैंने यही किया है कि मैंने चोरी किया है, कि अपने लिए कुछ किया है, या हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ठीक है मेरे साथ हुई है, मेरी निगरानी, मेरे जानबूझ मेरे रहते हुए ये सब चीजें हो गई हैं, तब फिर वो आकर के कहता है कि नहीं फिर ये सार्वजनिक नहीं होता है। और फिर वहां से मैं बार बार कह रहा हूं कि वो राजनीति के पर की वो बलि चढ़ गई। कल से जो संशय है वो राजनीतिक कारणों से रहा। अब कोई संशय बाकी रहता है समीर जी? नहीं, जब गोविंद देव गिरी जी ने आपको कंफर्म ये कर दिया, इसका मतलब इस्तीफा हो गया है। लेकिन कल जो खबर चली थी कि इस्तीफा हुआ और अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिना शर्त इस्तीफा नहीं हुआ है, स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं हुआ है। इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन
फाइनल हो रहे होंगे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और इस्तीफा दूंगा तो मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि अभी विचार हो रहा होगा। परिस्थिति में कोई टर्म्स एंड नहीं कंडीशंस हुआ ना, अप्लाई करने की स्थिति में होता है? हो रहा है ना। अगर वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते, बिना शर्त इस्तीफा देते, कल इस्तीफा देते, इस्तीफा सार्वजनिक हो जाता, अब तक पब्लिक डोमेन में आ जाता कि इस्तीफा हो गया है। अभी तक अगर ये सार्वजनिक नहीं हुआ इस्तीफा ट्रस्ट की तरफ से कि इस्तीफा दे दिया गया है, पब्लिकली ओपन नहीं हुआ, इसका मतलब ये ट्रस्ट अभी बातचीत चल रही होगी, सारे चंपत राय चाहते होंगे कि मैं इस्तीफा दिया है, मैं नैतिक रूप से ईमानदार हूं, मैं गलत नहीं हूं, मेरे पे इतना आरोप जो लगाया जा रहा है, तो मुझे इस मामले में सेफ निकलने की क्या वो दे रहे हो, मेरी दूसरी जिम्मेदारी क्या होगी, क्या होगा मेरा इसके बाद का कैरियर, तमाम चीजें होगी जिसको लेकर चंपत राय चाहते होंगे कि उन्हें पहले सुनिश्चित किया जाए उनके इस्तीफे के पहले, उसके बाद इस्तीफे को सार्वजनिक किया जाए। मुझे लग रहा है उसको लेकर बातचीत हुई होगी और अब वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए होंगे, उसके बाद यह सार्वजनिक होगा। यह बिना शर्त दिया हुआ इस्तीफा नहीं है। मीनाक्षी, संघ के प्रचारक के लिए मुझे नहीं मालूम है कि आगे का करियर जो है वो कोई मुद्दा होगा। हम जानते हैं कि बड़े से बड़े पद पर आप जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, हम सब जानते हैं कि संगठन मंत्री जो है वो बहुत पावरफुल पोजीशन होता है, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है संगठन मंत्री को कि आप वापस चले आ जाइए और कल से शाखा लगाना शुरू कर दीजिए, तो वो कल से शाखा लगाना शुरू कर देंगे। आप ताकतवर तभी तक हैं जब तक आप संगठन के हैं। आप संगठन से जरा 2 मिनट किनारे हट जाइए, आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई और करने की स्थिति में चंपत राय है या नहीं? नहीं टर्म्स, मुझे नहीं लगता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रहे हैं। ये प्रचारक की मानसिकता के स्तर नहीं हो सकता है। और चंपत जी राय से तो अपेक्षा भी नहीं की जाती है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया संघ को, वो इस प्रकार का टर्म एंड कंडीशन सेट करेंगे। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि ऐसा वो कर रहे होंगे। अब देखिए, जो भ्रम की तस्वीर थी, सबसे पहले तो इंडिया टीवी पर आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। इंडिया टीवी आपको ये जानकारी दे रहा है और पुष्ट रूप से ये जानकारी दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल ये खबर आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये भ्रम की स्थिति बनी रही कि इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए राम मंदिर निर्माण समिति के और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज से मैंने खुद ने ये कंफर्मेशन मांगी कि ये भ्रम बना हुआ है कि क्या ये इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने कहा इस्तीफा हुआ है। मैंने ये पूछा कि ये भ्रम की स्थिति क्यों है। उन्होंने कहा लिखित वक्तव्य बहुत जल्द ट्रस्ट की ओर से आपके सामने होगा और ये सत्य है, इस्तीफा हुआ है। तो अब इसमें भ्रम की कोई स्थिति अब रह नहीं गई है। चंपत राय पर लगातार ये दबाव था कि आपकी निगरानी में, आपके सामने, आपके पद पर रहते हुए आपके अपने करीबियों ने जिस तरह से धांधली की है, जो भ्रष्टाचार किया है, राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ। और अगर आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ, लेकिन जब आपको पहली बार यह पता चला कि इतनी बड़ी धांधली हुई है, चोरी की गई है, कैश की रिकवरी हो गई है, तब आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? आपने क्यों अपने लेवल पर ही इस मामले को संभालने की कोशिश की? और संभालना क्यों था? सवाल ये, संभालना क्यों था? जब ये बात खुली थी, वहीं से राम भक्तों की आस्था डिगने लगी इस ट्रस्ट पर से। तब होना तो ये चाहिए था कि चंपत राय जी खुद एफआईआर करवाते, खुद इस मामले की तह तक जांच करवाते, खुद पुलिस को इन्वॉल्व करते, खुद ये अनुशंसा करते, या फिर ये रिक्वेस्ट करते सरकार से कि भाई आप एसआईटी बिठाइए, यहां पर कुछ गलत हुआ है और हमारे करीबियों ने गलत किया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं किया। एक बात कही जाती है कि जब आप बड़े कार्य में, बड़े लक्ष्य में होते हैं, तो आपका कोई अपना, आपका प्रिय, आपका दुश्मन, आपका दोस्त नहीं होता है। और चंपत राय जी से जो ये बेसिक पैरामीटर है, उसी पर गड़बड़ हो गई। उनको ये गलतफहमी हो गई कि हम जाके पैसे रिकवर करा देंगे, काम खत्म हो गया। आप संस्थान, आप सरकार, आप कानून, आप संविधान नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। क्या सोचिए कितना सुंदर दृश्य होता। चंपत जी कहते कि ये लोग हैं, ये सीसीटीवी में पकड़े गए, मैं न्यासी होने के नाते इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इनको पुलिस को सौंपता हूं, इनके खिलाफ इस मामले में न्यास की तरफ से एफआईआर कराई है। आप सोचिए देश के राम भक्तों में क्या मतलब अद्भुत क्या दृश्य होता, किस तरह से जो ट्रस्ट जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, एक ट्रांसपेरेंसी से वो ट्रस्ट कितने गुना बढ़ जाता और उस एक ट्रांसपेरेंसी के न होने से ट्रस्ट कितना नीचे चला गया, जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं
ट्रस्ट डेफिसिट की है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये जहां जा रहा है मुझे पूरा भरोसा है। मैंने उसके पहले भी कहा था और मैंने कहा था कि अगला उदाहरण विजय जी इसका देंगे। अब एक उदाहरण हो जाएगा, अगर ये आ गया है तो ये भी एक उदाहरण आएगा। लेकिन उससे आगे की बात है, जो जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, न्यास का पुनर्गठन हो। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, न्यास बहुत शानदार तरीके से कार्य करता रहा है। इतने बड़े मंदिर की जो अचानक इतने श्रद्धालु आस्थावान आने वाले हों, उनकी व्यवस्था करना सामान्य काम नहीं है। न्यास ने उसे बहुत अच्छे से किया, वरना मंदिर बनता है, शुरू होता है, 1000 2000 से 10,000 20,000 लाख लोग आते हैं, वहां करोड़ों लोग आने लगे और उसको न्यास ने बहुत अच्छे से किया है। पूरी अयोध्या सजी संवरी है, उसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए इस न्यास के पुनर्गठन के समय। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दूं, राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। और ये कंफर्मेशन आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने खुद इस्तीफे की पुष्टि की है। मेरी खुद अब से थोड़ी देर पहले स्वामी गोविंद देव गिरी से बात हुई। अब से थोड़ी देर में ट्रस्ट की तरफ से लिखित बयान भी जारी किया जाएगा। इंडिया टीवी पर आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। दरअसल लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। चंपत राय क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्या दबाव उनके ऊपर इस्तीफे देने का है, जो कि वीएचपी की ओर से कहा भी गया कि भाई उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। खबर भी आई कि इस्तीफा दिया गया, लेकिन फिर भ्रम की स्थिति थी। कहा यह गया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इसलिए मैंने स्वामी गोविंद देव गिरी को संपर्क किया और उनसे पूछा कि यह भ्रम की स्थिति है कि इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने 2 शब्द में इसका उत्तर दिया है। मैंने फिर आगे पूछा कि यह भ्रम की स्थिति क्यों है, इस्तीफा दिया गया है या नहीं दिया गया है। मैंने दोबारा रिकन्फर्म किया तो उन्होंने कहा कि यही सत्य है, इस्तीफा दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी वक्त आएगा और फिर ये ऑफिशियली कंफर्म किया जाएगा। लेकिन ये पहली बार है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए एक सदस्य ने इस्तीफे की बात को कंफर्म किया है। तो चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। अब चंपत राय को इस्तीफा देने में इतना वक्त क्यों लग गया, आगे की क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं? आज गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा का भी नाम है, गोपाल राव का भी नाम है, लेकिन क्योंकि चंपत राय प्रमुख व्यक्ति हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न भी उन्हीं के ऊपर उठ रहे थे, निगरानी उन्हीं की थी और तब ये सब कुछ हो गया उनकी आंखों के सामने। इसलिए बार बार ये सवाल था कि इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इस्तीफा कंफर्म हो गया। राम मंदिर निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने इस बात को कंफर्म किया है कि इस्तीफा हो चुका है। ये पहला ऑफिशियल कंफर्मेशन है, अभी तक इस पूरे मामले में पहला कंफर्मेशन है। इंडिया टीवी पर अभी आपने मीनाक्षी जो खबर दी है चंपत राय जी के त्यागपत्र की, कल खबर आई, फिर वापस हो गया, फिर भ्रम की स्थिति बनी रही। मुझे लगता है कि आपने जो अभी गोविंद देव गिरी जी के हवाले से दिया है, इस वक्त की पिछले कुछ समय की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ा कंफर्मेशन इंडिया टीवी पर अभी आपने दिया है। ये क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से ये खबरें आना कि सोर्सेज से आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने जिस हवाले से दिया ये पक्का होता है, ये पुख्ता तौर पर बताता है कि जिस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे इतने दिनों से, लगातार बार बार चर्चा हो रही थी और एक लाइन की बात हो रही थी कि ट्रस्ट कहां है, ट्रस्ट यानी न्यास और ट्रस्ट यानी भरोसा। मुझे लगता है कि वो भरोसा इस त्यागपत्र के बाद बनेगा, तैयार होगा। लेकिन फिर से जो अभी आपने कहा कि थोड़ी देर में लिखित बयान जारी होगा, हम सब उसकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। इंडिया टीवी पर यह कंफर्मेशन हुआ, लेकिन हम सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम सब जब हम कहते हैं तो सिर्फ ये 5 लोग जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो नहीं, जो भी दुनिया के किसी हिस्से में हिंदू या राम भक्त बैठा हुआ है उसको लगता है कि इस मामले में कानून ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि लोगों को दोबारा ऐसा करने का दुस्साहस नहीं। देखिए, इसमें एक तो बधाई की बात है इंडिया टीवी के लिए और मीनाक्षी जी के लिए भी। मतलब एक तो सीधे इसे हॉर्सेज माउथ कहते हैं एक तरह से खबरों के मामले में, कि अभी तक तो आजकल तो वैसे जर्नलिज्म सोर्सेज से ही चल रही है कि सारी खबरें सूत्र ही बताते हैं। सूत्र कौन होते हैं ये किसी को नहीं पता होता। बाकी जैसे एसआईटी की खबरें चल रही हैं सूत्र से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये पहली बार होगा कि जिसे हॉर्सेज माउथ की खबर कहें हम, और वो भी सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर इतना सारा विवाद, चर्चा, सवाल, ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट सब चीज़ें हो रही हो। तो हॉर्सेज माउथ से यदि इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ये बात कह रहे हों
और आपको भी बात करें क्योंकि आपका उनके साथ सीधा संबंध है, तो इसके लिए भी बधाई। और ये बात जो हम लोग अभी सवाल कर रहे थे, जो मैंने सवाल पहले कुछ देर पहले ही किया था कि यदि संघ का नेतृत्व ये कह देगा तो कोई रोक सकता है कि मतलब कोई रुक सकता है क्या? ये भी इस बात की पुष्टि है ना सर, संघ का भी ट्रस्ट एक तरह से संघ का जिस ट्रस्ट लीडरशिप के ट्रस्ट की बात थी वो भी रिकन्फर्म होता है, उस बात की चर्चा है। लेकिन एक बार फिर से मैं बधाई देता हूं आपको कि इतनी बड़ी खबर को इतने बड़े तरीके से पुष्ट किया गया, कंफर्म किया गया। देखिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वही जो आपने बात की न्यास की, और वो बात ट्रस्ट की, विश्वास की, और अभी तक न्यास की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। अभी तक जितने भी ट्रस्टी हैं उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था। और इसके बीच में जो मेरी और स्वामी जी की बात हुई है, इसमें कोई बीच का मिडिलमैन नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। मेरी डायरेक्ट उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये भ्रम है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, ये मेरा प्रश्न उनसे था। उन्होंने कहा दिया है। मैंने उनसे फिर ये पूछा कि क्या ये बात मैं ऑफिशियली कंफर्म कर सकती हूं, आपके हवाले से मैं कंफर्म कर रही हूं। उन्होंने कहा कि त्याग पत्र दिया गया है, यही सत्य है, सत्य यही है। अब इसके बीच में अब कोई इफ बट किंतु परंतु, कौन क्या कह रहा है, कौन सोशल मीडिया पर क्या लिख रहा है, कौन क्या खबरें फ्लोट कर रहा है, अब इसमें कोई दो राय रह नहीं गई है, कोई दो मत नहीं रह गया है। ट्रस्ट की तरफ से पहली बार एक ट्रस्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट मुझे मिला है, जो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये खबर कंफर्म है। एक लाइन बस और जोड़ दूं, बिल्कुल पूरे देश में लोग इसको लेकर उद्वेलित थे और बहुत सी चर्चाएं हो रही थी। तो हम ये कहें कि दबाव नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत पहले ये, आप उसको संकेत कहें, इशारा कहें, आदेश कहें, इच्छा कहें, किसी के जरिए कुछ बता देना कहें, लेकिन उन्होंने बिना किसी इस दबाव के पहले कहा था कि नैतिकता के आधार पर चंपत जी को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वो त्यागपत्र नहीं देंगे उसके आगे की कार्रवाई, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि आप, ये पहली और आवश्यक शर्त है। मैं कहते हैं ना, प्रथम चरण क्या होगा ट्रस्ट का, जब ट्रस्टी हैं जिनके ऊपर आप जरा सा भी आयोटा ऑफ डाउट है तो पहले उनको इस्तीफा देना होगा। संघ के निर्देश पर यह त्यागपत्र हुआ है और कोई वजह इसमें शामिल नहीं। ये मैं इसको बहुत बोल्ड में इसको कह रहा हूं कि अगर कोई ये समझे कि किसी और संघ के निर्देश पर चंपत जी ने यह त्यागपत्र दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस वैचारिक लड़ाई में, वरना सोचिए जो कल तक वहां कह रहे थे जिनकी नानी बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए मंदिर में जिनकी नानी का राम नहीं रह सकता, वो भी पहुंच गए वहां। जो कल तक चंपत जी के साथ चित्र खिंचवा रहे थे, और मेरी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल ने चंपत जी से कहकर वीआईपी दर्शन किया था जब वो 2 साल पहले गए थे, उनके साथ फोटो खिंचाए थे। आज चंपत जी के लिए क्या क्या बात बोल रहे हैं। ये प्रियंका जी या राहुल जी आज तक दर्शन करने नहीं गए, अयोध्या के लिए क्या क्या बात करते रहे, वो आज ये सब बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिनके पिता के समय में कार सेवकों पर गोली चल गई, वो आज ये सब बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, विश्व हिंदू परिषद को ये बहुत अच्छे से पता है, ये हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा मसला है, इसमें कोई भी हीला हवाली, जरा सी भी गुंजाइश बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर मैं ये बात इसलिए दोहरा रही हूं समीर जी, 25 दिन लगे इस्तीफा लेने में, 25 दिन लगे इस्तीफा देने में, और उसमें भी ये किंतु परंतु की स्थिति थी। मैं फिर ये कह रही हूं, इंडिया टीवी पुष्ट रूप से आपको ये जानकारी दे रहा है, इसमें कोई सोर्सेस का हवाला नहीं है, सीधा ट्रस्ट का व्यक्ति ही ये बता रहा है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कोषाध्यक्ष की इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं, यही सत्य है, इस्तीफा हुआ है, ना इससे एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम। देखिए, अब तो कोई इफ एंड बट का वाकई सवाल नहीं रह गया है। जब कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के कह रहे हैं, और जिनका हम सभी बड़े सम्मान करते हैं, सभी संत समाज में उनका बहुत बड़ा सम्मान है, उनके मुख, श्रीमुख से यदि ये सब चीज़ें निकल करके आई हैं तो इसका मतलब है कि इस्तीफा हो चुका है। अब है कि जिसका जिक्र हर्षवर्धन जी ने कहा और जिस पर विजय जी ने कह रहे थे कि क्या वाकई संघ यदि चाहेगी तो इस्तीफा नहीं होगा, मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ा करके कह रहा था कि संघ अपेक्षा करता है कि आप नैतिक मानदंडों पर खड़े उतर करके ये करें। ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप 25 घंटे में कर दें, 26 घंटे में कर दें, तुरंत ही करना है, आपको करना ही करना है ऐसे। लेकिन जब एक प्रकार का इस प्रकार का संदेश पहुंच जाता है तो ये माना जाता है कि संघ का आदेश हो चुका है।
संघ अपनी शालीनता और अपनी मर्यादा की जो भाषा है उसी दायरे में रह करके कोई बात करेगा। ये वो किसी स्वयंसेवक पर भी वही लागू करता है जो आज चंपत जी पर लागू हो रहा है। वह एक छोटे से छोटे स्वयंसेवक जो दायित्व के पद पर है उसके लिए भी संघ की वही भाषा है। और मैं कई ऐसी चीज़ों का गवाह हूं जिसे मैं जानता हूं, जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तय था कि संघ हरिद्वार की बैठक के बाद ये बहुत सुनिश्चित हो गया था कि चंपत राय जी का इस्तीफा आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं। लेकिन मैसेज ये नहीं जाना चाहिए था कि हम किसी और के दबाव के आधार पर कर रहे हैं। अपने के अंदर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्पाई कैम लगाया किसने था? ट्रस्ट के लोगों ने ही लगाया था। कहीं ना कहीं तो उनको थी। जो लोग आज अखिलेश यादव कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है या कोई और कह रहे हैं, इसके पीछे, इस जड़ तक जाने के पीछे कि चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जब भनक लगी होगी तब ट्रस्ट के लोगों ने ही स्पाई कैम लगाया। बिल्कुल ठीक। और स्पाई कैम लगने के बाद ट्रस्ट के लोगों ने ही कहा कि हाँ भाई होना चाहिए। हाँ, इसमें इतनी गलती हुई कानूनी तौर पर, यदि आप देखें तो इतनी गलती हुई कि जब पैसे पकड़े गए थे, चंपत राय जी गए थे और पैसे पकड़े गए थे, तो कायदे से सभी को ट्रस्ट की एक बैठक बुला करके और उसमें निर्णय कर लिया जाना चाहिए था कि अब इनके खिलाफ एफआईआर कर लेनी चाहिए। इतने से हमें संतोष नहीं करना चाहिए कि इनके पास से पकड़े गए नहीं। इन्होंने हमारे विश्वास को धोखा दिया है। हमने जरूर इन पर विश्वास किया और स्वयंसेवकों पर विश्वास। संघ तो स्वयंसेवकों के विश्वास पर ही चलता है भाई। 100 साल की यात्रा में टूट फूट यदि नहीं हुआ है और इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है तो ये भरोसे का ही संगठन है। स्वयंसेवकों पर विश्वास, यदि स्वयंसेवक यदि विश्वासघात कर दे तो संघ के पास इतना ही बच जाता है कि भाई उसको परिमार्जित करे, किसी तरीके से उस चीज को खत्म करे। वहां पर एक चूक हुई है चंपत राय जी से, बाकी और मैं कोई चूक नहीं देखता। ये एक बात जो यहाँ पर कह रहे थे हर्षवर्धन जी भी और समीर जी भी और रागी जी ने भी कही, और उस पे विजय जी आपका भी समर्थन था कि कोई नी जर्क रिएक्शन के तरफ से आपको संघ का एक्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये तय जरूर हो जाता है कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब करना क्या है। तो जो करना था वो हो गया है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, इंडिया टीवी पर यह बड़ी खबर आ गई है, भ्रम के सारे बादल छट गए हैं, चंपत राय का इस्तीफा कंफर्म हो गया है। रुचि, ये चंपत राय का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा था, उसकी बहुत सारी वजह मीनाक्षी नज़र आती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि क्योंकि अयोध्या में जो ट्रस्ट है उसके जो सदस्य हैं या चंपत राय महासचिव है, तो चंपत राय पूरे टाइम मंदिर परिसर में रहते थे, डॉक्टर अनिल मिश्रा रहते थे। बाकी जो डीएम है उनका कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे दखल नहीं थी अयोध्या में राम मंदिर में, या निर्मोही अखाड़े के दिनेन दास है, उनका भी कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं थी। उन्होंने शिकायत भी की कि ट्रस्ट हमें कुछ बहुत ज़्यादा उसमें लूप पे नहीं रखता, हमें कुछ पता नहीं रहता, हम सिर्फ मीटिंग में जाते हैं। तो कौन लोग थे जो मंदिर में रहते थे? अब वो थे चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा। तो अगर वहाँ मंदिर में चढ़ावे में इस तरह की चोरी हो रही थी तो उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी तो चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की बनती थी, और वो क्योंकि मंदिर में रहते थे तो उनकी आँख के सामने से ये ज़रूर गुजरना होना चाहिए था। अब एसआईटी ने जो सीसीटीवी फुटेज है जो एसआईटी ने पकड़ा वो चंपत राय ने क्यों नहीं पकड़ा? दूसरा सवाल ये कि जो लोग वहाँ पे रखे गए, जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें टिन्नू यादव चंपत राय का नज़दीकी था, मनीष यादव टिन्नू का भतीजा था, लव कुश मिश्रा हो, अनुकल्प मिश्रा हो, जो लंबी लिस्ट है वो सब बताई जा रही है कि इन्हीं सब के करीबी थे। और इन्हीं सभी की चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर, आउटसोर्स पर बैंक ने रखा था, बैंक ने खुद से नहीं रखा था, इनकी सिफारिश पे रखा था। और वो लोग वहाँ पे काउंटिंग सेंटर में बेधड़क आते जाते थे, कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती थी। कैसे उनको वहाँ पे मौका मिल गया शर्ट के अंदर पैसा रखने का या मोजे के अंदर पैसा रखने का या बंडल में ज़्यादा पैसे बांध लेने का? तो निगरानी वहाँ पर क्यों नहीं की जा रही थी? इतना बड़ा राम मंदिर बना, इतने श्रद्धालु जा रहे थे, और जहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। मीनाक्षी, आप तो गई हैं वहाँ पे, आप तो घड़ी भी पहन के नहीं जा सकती हैं, अगर आपकी डिजिटल वॉच है, मोबाइल आप ले नहीं जा सकती। वहाँ पे प्रसाद अंदर
मिलता है, फूल आप चढ़ा नहीं सकते। तो जो इतना हाई सिक्योरिटी जोन था वहाँ ये 8 लोग कैसे इतने ताकतवर हो गए, कैसे, किसने इनको इतनी ताकत दी कि ये इतने पावरफुल हो गए कि वहाँ कुछ भी करने लगे। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि जब अगर चंपत राय को जो ये कर्मचारी लगे थे इनके ऊपर कुछ शक हुआ था तो चंपत राय खुद पुलिस क्यों बन गए? वो अनुकल्प मिश्रा के घर जाते हैं अपनी सिक्योरिटी अपने लोगों को लेके और वहाँ से 10 लाख रुपया बरामद कर लेते हैं। पुलिस ने हमें बताया कि जो करीब 80 लाख की बरामदगी दिखाई गई 8 लोगों के पास, वो सब पैसा ट्रस्ट ने पुलिस को सौंपा है कि इन लोगों के पास से बरामद हुआ। तो जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो आखिर चंपत राय क्यों कर रहे थे? इसके पीछे क्या वजह थी? जैसे जो SIT की शुरुआती रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि लापरवाही पाई गई है चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की, वो कहीं क्राइम में शामिल हैं ऐसा अभी फिलहाल नहीं पाया गया है। लेकिन ये लापरवाही क्यों बरती गई, इस पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना मीनाक्षी। इसका तो जवाब ये बात बिल्कुल ठीक है और ये चर्चा लगातार जो चंपत राय पर विश्वास भी करते हैं और जो अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हम यहाँ 4 वरिष्ठ भी हमारे साथ हैं, वो भी यही चर्चा चल रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई चंपत राय ने खुद ने ही गबन किया और खुद उससे अपना घर भर लिया, ये कोई नहीं कह रहा और ऐसा कोई प्रूफ भी सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने क्राइम होता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा, उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खुद ने करनी शुरू कर दी। ये एक बड़ा सवाल है, ये इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खुद ने क्यों शुरू की? उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? मतलब ये पूरे प्रोसेस एक फॉल्टी प्रोसेस दिखाई दे रहा है और इसलिए चंपत राय के ऊपर सवाल खड़े हुए। आज इस्तीफे की नौबत भी शायद इसीलिए आई है रुचि, क्योंकि अगर ये प्रोसेस फॉल्टी नहीं होता तो ये इस्तीफा भी नहीं होता। पहले अगर वो खुद पुलिस के पास चले गए होते तो शायद ये सवाल नहीं होते। मीनाक्षी, क्योंकि इतना बड़ा मामला था, अगर मंदिर के अंदर चोरी हो रही थी और चंपत राय की नज़र के सामने आ गई थी तो सबसे पहला काम उनका क्या होना चाहिए था कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि इस तरह की चोरी यहाँ मंदिर में हो रही है, हमें इन पे शक है, इनकी जांच की जाए और पूरा सिस्टम चेक किया जाए। दूसरा काम होना चाहिए था कि ट्रस्ट की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, ट्रस्ट के लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि यहाँ पर जो चढ़ावा जो श्रद्धालु चढ़ा रहे हैं उसमें कुछ चोरी हो रही है, कुछ लोग हमें शक लग रहा है कि कुछ लोग इसकी चोरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। उन लोगों को फ़ौरन काम से हटा देना चाहिए था, वहाँ से हटा देना चाहिए था काउंटिंग सेंटर से या जो दान पात्र से पैसा निकालते थे कि अगर चंपत राय को शक हो रहा था उन सबको हटा देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि टिन्नू यादव तो अभी भी कह रहे थे कि परसों नरसों भी सब चाबियाँ लेके घूम रहा था वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें सवाल खड़े करती हैं। और ठीक बात है कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है SIT को भी कि चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा डायरेक्ट इन्वॉल्व थे इस क्राइम में। पुलिस ने ये कहा कि क्योंकि लापरवाही की कोई धारा नहीं होती है तो इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन लापरवाही हुई, अब क्यों हुई इसकी जांच चल रही है। ठीक रुचि, आप बनी रहे हमारे साथ। यही बात है कि लापरवाही की कोई धारा नहीं होती, लेकिन लापरवाही तो हुई है। और राम मंदिर में जिसकी आस्था थी और इस ट्रस्ट पर जिनका ट्रस्ट था, सबका ट्रस्ट हिला है। नहीं, देखिए, अगर लापरवाही एक बार होती, एक बार हो जाता और उसके बाद पूरी व्यवस्था बराबर चलती रहती तो भी मान लिया जाता कि ठीक है, एक बार कोई चोरी करके ले गया। लेकिन ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया थी। ऐसा नहीं हुआ था कि एक बार कोई पैसे लेकर गया और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। एक संगठित तरीके से जिस तरीके से पैसे वहां से गबन हो रहे थे, लेकर जा रहे थे, तमाम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। और बड़ा मात्रा में बड़ा अमाउंट जब ट्रस्ट के लोगों के जो जुड़े हुए लोग थे उनके पास गया, रिकवरी हुई, तो ये बता रहा था कि एक बहुत बड़ा वहाँ पर पैसों का खेल हुआ है। तो निश्चित रूप से ये था कि आपने इस पूरे मामले का तो नज़रअंदाज किया, आपने इस पूरी व्यवस्था को बहुत हल्के से लिया, या आपको इसकी भनक लगने के बाद भी आपने उस व्यवस्था को रोकने के लिए कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं बनाया कि लीकेज जहाँ हो रहा है उसे हम कंट्रोल करें। मुझे लग रहा है उनकी जो लापरवाही रही, ये उनका ये अहंकार रहा कि मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, मुझे कौन प्रश्न पूछेगा, मैं ही करता धरता हूं, मैं ही सब कुछ इस ट्रस्ट का। उनका ये अहंकार था, उनका अहंकार उनको ले डूबा। मुझे लग रहा है अगर वो उसी समय तत्काल दूसरे लोगों को भरोसे में लेते, जिलाधीश कलेक्टर को बताते, SP को बताते, ट्रस्ट की आपातकाल बैठक बुलाते, ट्रस्ट के लोगों को बताते, इस मामले में चर्चा करते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबकी सलाह लेकर अगर फैसला होता तो मुझे लग रहा है कि चंपत राय इस समय अकेले नहीं पड़ते। चूंकि ये सारा फैसला उन्होंने लिया, राम मंदिर की सारी गतिविधियां वो देखते थे, कैश को लेकर उन्होंने देखा, उनके कहने पर लोगों को रखा जाता था, उनके कहने पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाती थी। पूरा जिस तरीके से उन्होंने, कहते हैं कि ट्रस्ट को अपनी मुट्ठी में रखा था, उसके कारण मुझे लगता है कि आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। उस सारा दोष चंपत राय के ऊपर गया है। ये उनकी कार्यशैली के कारण मुझे लगता है ये उनके ऊपर गए। चंपत राय ने 1 रुपया नहीं लिया होगा, लेकिन चंपत राय के रहते वहां से लाखों रुपया गया है
और आपने उसे स्वीकार नहीं किया, आपने उसकी फुल प्रूफ व्यवस्था करना सुनिश्चित नहीं की, उसका परिणाम चंपत राय को भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि इस आधार पर उनको बहुत पहले इस्तीफा देना था। अब दिया है इस्तीफा, अब यह कब सार्वजनिक होगा बस ये देखने वाली बात। इस्तीफा हो गया है, पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। कहा यह जा रहा है कि चंपत राय कहते हैं कि मैं मीडिया से बात कर पूरी बात सामने रखूंगा और मैं सामने इस्तीफे की घोषणा करूंगा, जिसकी शायद तुम्हें अभी परमिशन नहीं मिली है। चर्चा चल रही है, ये भी वो कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी मेरी नहीं होगी, इस बात मुझे इंश्योर करोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। तमाम चीजें बातें चल रही है, क्या निकल कर आता है इस्तीफा तो सर हो गया है, लेकिन उसके अलावा अब अंदर क्या बातें हुई हैं, हमें अब लिखित बयान का जो है वो इंतजार करना होगा। ईरान और अमेरिका में डील तो हो गई है, लेकिन ये कितना सस्टेन करेगी इस पर सबकी निगाहें हैं। शुक्रवार को जो हुआ उसने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया, क्योंकि बमबारी हॉर्मूज पर हुई। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान की ड्रोन और मिसाइल फैसिलिटी पर बम बरसाए। ईरान ने इसे सीज फायर वायलेशन बताया, जबकि सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये ईरान के हमले का जवाब था। दावा किया गया कि ईरान ने सिंगापुर की एक शिप पर ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी हमला किया। 25 जून को हॉर्मूज पार करते वक्त शिप पर यह हमला हुआ, जबकि ईरान ने इस हमले से इनकार किया। IRGC ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने चेतावनी दे दी, कहा कि अगर अमेरिका आगे हमला करता है तो फिर जवाब भीषण होगा। इधर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने शिप को निशाना बनाया तो अमेरिकी सेना जवाबी कार्रवाई तो करेगी ही। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. एक जानकारी आपको और दे दूं, यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हुए हमले की जानकारी साझा की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने सेंटकॉम का पोस्ट रीट्वीट करते हुए लिखा, अगर ईरान को MOU की किसी शर्त से दिक्कत है तो कम से कम फोन पर बात कर लें, संशय दूर कर लिया जाएगा, लेकिन हिंसा का जवाब तो हिंसा से ही दिया जाएगा। तो ये पोस्ट जेडी वेंस की आपके सामने है। तो हर्षवर्धन जी, ये चर्चा एक तरफ चल रही है, डायलॉग हो रहा है, IRGC ने हमला किया, अमेरिका ने जवाबी हमला किया, ऐसे तो फिर सीज फायर हुआ ही नहीं। निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि ये अमेरिका के पार्ट पर अब सारी गड़बड़ दिख रही है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जिस तरह की स्थितियां हैं, और बार बार हम लोग इसको कह भी रहे हैं कि ऐसी तो कभी कोई मतलब युद्ध विराम की ऐसी स्थिति बनती नहीं। कम से कम किसी एक दूसरे पर हमला करने की नौबत तो समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की जो एक्सटेंडेड मीटिंग थी उसमें जो बात कही थी उसको ध्यान रखना चाहिए। वो तो सामान्य लोग होते हैं ना, जो नाविक होते हैं, जो जहाज लेकर कहीं जा रहे होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं होता है कि वो किस देश का जहाज है, किस देश के लोग हैं। सबसे ज्यादा चूंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा हैं और उनके ऊपर हमला हो जाता है। ऐसे में बड़ा साफ दिखता है कि आपके अहंकार, आपके ईगो की वजह से दुनिया का, जिसका कोई लेना देना नहीं है, एक नाविक चला जा रहा है, कार्गो शिप है, मिलिट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप जो डील कर रहे हैं आप खुद अभी कंफ्यूज हैं। और जिसको बार बार कहा जाता है ना कि उनका ईगो ट्रंप का इतना बड़ा है कि वो कहते हैं कि सब कुछ हमारे ही हिस्से आना चाहिए, जबकि वो आता दिख नहीं रहा है। तो शायद उसकी प्रतिक्रिया में ये सब होता दिख रहा है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड को अब ये समझ लेना चाहिए कि ठीक है, वो बड़े ताकतवर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा जो था उस पर तो IRGC से पार वो नहीं पा पाए। ये एक तथ्य है जो दुनिया जानती है। ईरान में डील डन हो रही है, फिर भी रणभेरी बज रही है। बार बार हम लोग बहुत उम्मीद से रहते हैं। हम पिछले 15 दिन से 1 महीने से इस पर बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके साथ, ट्रंप साहब के साथ डील को इतना आसानी से डन समझना बहुत मुश्किल काम है। और वो तो वैसे भी बहुत मूड, अभी आपने अमेरिका का जवाब बताया कि वो फ़ोन कर सकते थे ईरान, हिंसा का जवाब तो हिंसा से दिया जाएगा। तो हिंसा से पहले भी तो फ़ोन ये भी तो कर सकते थे, भाई ये हिंसा हुई है, इसका क्या मायने है, क्या नहीं है, ऐसा भी तो होता है। यदि कोई डील चल रही है, कोई समझौते की बात चल रही है, तो कोई बात होती है तो उसका आप खुद भी फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या इसके क्या मायने हैं, वो अपनी सफाई भी देते हैं। और कानून में एक शब्द बहुत अच्छे से काम में लिया जाता है, वो है बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा नी जर्क रिएक्शन को रोकता है।
क्योंकि जब आप बेनिफिट ऑफ डाउट करते हैं तो फिर आप फोन करेंगे कि भाई ये कहीं आपसे हुआ क्या, वो कहेंगे नहीं हमारे से नहीं हुआ, या हुआ तो ये गलती से हो गया, इसकी पहचान कई बार मिस आइडेंटिटी का मामला होता है, बहुत सारी बातें। लेकिन वो जो उनका ईगो है ट्रंप साहब का, और ईगो रोज हर्ट होता है क्योंकि वो अपने मन की नहीं कर पा रहे, इसलिए कुछ ना कुछ रिएक्शंस, कुछ ना कुछ बात लगातार चलती रहती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक ये वो एक मतलब कहना चाहिए कि कहावत याद चलती रहती है, जब तक चालीसा ना हो जाए ना तब तक उनकी डील को पूरा नहीं मानना चाहिए, वो स्थिति उनकी है। ठीक, इस पर समीर जी आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा अमेरिका ने जिस तरीके से कहा कि डील साइन हो गई है, जिस तरीके से ट्रंप के सामने पूरी डील साइन हुई और ट्रंप बड़े खुशी से चिल्ला रहे थे कि देखो मैंने कर दिखाया, और उसके बाद अभी ये घटना आ रही है कि भाई ईरान ने सिंगापुर के एक शिप पर हमला कर दिया, जवाब में अमेरिका ने ईरान पे किया, अमेरिका और ईरान का फिर जिस तरीके से शुरू हो गया। इजराइल तो यही चाह रहा था ना, इजराइल यही चाह रहा था कि भाई जिस तरीके से मुझे बाहर रखकर अमेरिका ने पूरा किया है मामले को लेकर, अब ये वापिस हो गया। और इजराइल कहेगा देखो, ट्रंप से कहेगा आपसे मैं कह रहा था कि ये लातों के भूते बातों से नहीं मानते ईरान के लोग, इनको निपटाना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि अब वो दिशा की फिर वापस जा रहा है पूरा मामले को लेकर। अब मुझे एक गंभीर समस्या नजर आ रही है कि अब ईरान ने कह दिया है कि इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा और बाकी देशों को भुगतना पड़ेगा। अब वो ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम फिर बंद कर देंगे। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी 4 दिन पहले खुला था, क्या फिर वो बंद हो जाएगा? फिर वहां से हवाई जहाज रुक जाएगी, फिर अमेरिका हमला करेगा, फिर ईरान यूएई और बाकी जो देश उन पे हमला करेगा, फिर कतर मदरसा की भूमिका में आएगा, फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ईरान और अमेरिका का दौरा करेंगे, फिर वही चलेगा जो पिछले 6 महीने से लगातार नहीं, वहां तक तो हम नहीं कहेंगे कि हम स्विट्जरलैंड की तरह हो जाएंगे, हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ जाएगी, हम अमीर देश हो जाएंगे, ये भी सब आएगा। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अब वापस दिशा की नहीं जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से शांति समझौता हुआ है, मामला रुका है, बातचीत से होना चाहिए। ट्रंप साहब को मुझे लगता है थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए। ईरान भले हड़बड़ी में हो, ट्रंप साहब को लगता है तो अब थोड़ा धैर्य दिखाए, बातचीत करे, लगे तो अपने वहां अधिक प्रतिनिधि को भेजे, कुछ भी करे। लेकिन इस तरीके से अगर ट्रंप करेंगे तो मुझे लग रहा है ये फिर मामला वहां जाएगा। और अब अगर ये युद्ध शुरू होता है, सर ये कहना अभी थोड़ा मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं होगी कि ये मामला फिर वहीं चला जाएगा, क्योंकि बहुत बुरी शुरुआत ऐसी होती है ना, शुरुआत ऐसी ही होती है। एक बार ट्रस्ट खत्म हो गया, आप हमला शुरू कर दो, फिर इसमें मैं लेबनान का इशू ले आती हूँ सर, क्योंकि में घी इजराइल डालने का काम करेगा, मामला बढ़ेगा, इसलिए मैं लेबनान ले आती हूँ सर। लेबनान का मुद्दा घी और डलेगा लेबनान का मुद्दा ईरान और अमेरिका की डील पर एक ग्रहण जैसा है। ईरान लेबनान के मुद्दे पर टस से मस नहीं होगा, लिहाजा इजराइल को रोकना ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती थी। इस बीच वॉशिंगटन से एक अच्छी खबर आई, जब इजराइल और लेबनान ने जंग रोकने का समझौता कर लिया, इस डील पर अमेरिका ने भी साइन किया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रूबियो ने कहा कि यह मजबूत कदम है जिससे लेबनान में शांति आएगी, इजराइल के हितों की भी अनदेखी नहीं होगी, दोनों देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करते रहेंगे। पीस डील साइन करने के बाद इजराइल के राजदूत ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि लेबनान और इजराइल की इस डील से ईरान और हिजबुल्ला आउट है। आपको दोनों देशों के राजदूतों का बयान आप सुनाते हैं। The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. We've put the train back on the tracks, and it's running in the right direction. Final destination? Peace between our two countries. Real peace, where both countries will live in security, where Israel's and Lebanon's sovereignty will be respected, honored, and protected. In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in. रागी जी, लेबनान को लेकर कोई फाइनल सौदा, इस पे इजराइल का पक्ष, ईरान का पक्ष और अमेरिका ईरान तो साथ हैं ही, इजराइल ही है जो भड़का हुआ है।
देखिए, दो मुद्दे अभी निकल करके आए। एक तो जो अमेरिका ने अटैक किया है उनके ड्रोन और मिसाइल सेंटर पर, वो तो अमेरिका को पता है, अमेरिका का कहना है कि भाई जहाज पर, सिंगापुर जा रहे जहाज पर ड्रोन हमला हुआ, जिसको अमेरिकी सेना ने उसको इंटरसेप्ट किया बीच में। यदि वो इंटरसेप्ट नहीं करता तो जहाज पर गिरते और जहाज तबाह हो जाता। तो ये कहना बड़ा मुझे लगता है अनुचित होगा कि अमेरिका को पता नहीं है कि कहाँ से ये मिसाइलें आई और कहाँ से ड्रोन आ रही, क्योंकि जब इंटरसेप्ट करते हैं तो आपको पता भी होता है, सोर्स भी पता आता है कि कहाँ से निकल करके आ रही हैं, और उसी के रिस्पॉन्स में अमेरिका में अटैक किया। तो इसमें हम ट्रंप को दोष देने के न दे करके हम बेहतर हो कि ईरान इसमें दोषी है कि उसने एक कार्गो शिप पर अटैक किया, कारण चाहे जो कुछ भी रहा हो। एक दूसरी बात, जो पैरेलल जो अमेरिका में मीटिंग चल रही थी उसमें लेबनान की संप्रभुता की रक्षा करने की बात की गई है, लेकिन बाद में इजराइल के अच्छा, इस जो पीस डील हुआ है वो ट्राइलैटरल है, जिसमें अमेरिका ने भी सिग्नेचर किया है, और उसमें हिजबुल्ला और ईरान को बाहर करके रखा है। तो लेबनान और इजराइल के बीच तो संबंध पहले से बेहतर बनाने की बात चल रही थी, और वो पहले से थे। जो रियल वहां पर विलन के तौर पर जो है से अभी भी मना कर दिया है। ट्राइलेटरल ये में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि उस पर डिस्कशन होगा, ये नहीं हुआ है कि वो हट जाएगा, यानी कि कुछ मीलों वो पीछे हटेगा, इस पर डिस्कशन होना है। यानी कितना हटेगा, कल जाकर के क्या निगोशिएशन होगा, ये उसका अभी कोई स्पष्ट रूपरेखा हमारे सामने नहीं है, कोई मैप नहीं है। सिर्फ इसमें इतना है कि साउथ लेबनान से इजराइल की सेनाएं हटेंगी। अब 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके रखा है, जिसे वो बफर जोन की तरह, तो क्या 2000 स्क्वायर किलोमीटर वो इजराइल खाली कर देगा? इजराइल के एम्बेसडर का मत बहुत साफ है। मीटिंग के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम ये नहीं करने जा रहे हैं, जहां पर है वहां पर रहेगा, हम बफर जोन में देखते हैं कि क्या हम कंसीड कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन होना शेष है। तो मुझे लगता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है, साउथ लेबनान में बमबारी, कि हिजबुल्ला इसको कैसे रिएक्ट करता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको तो दुनिया के इस तरह से देखना चाहिए। हम बार बार ये बात करते हैं और नेतन्याहू को कई बार ऐसा वॉर मंगर इस तरह से कहा जाता है, लेकिन अगर उस हिस्से को देखें तो वो तो इजराइल के लिहाज से वो आतंकवादी क्षेत्र है ना, वहां पर आतंकवादी पल रहे हैं, और अगर वहां से आतंकवादी के जो कहे कि हमले की उनके नागरिकों पर है तो वो तो बचाव करेंगे। अमेरिका तो दूर बैठा हुआ, अमेरिका को क्या लेना देना है उससे। और लेबनान की जो एक तरह से कहें कि वहां की जो गवर्नमेंट है, एक तरह से कहें जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो भी हिजबुल्ला से त्रस्त है। तो इस डील को जरा यूं भी समझना चाहिए कि लेबनान और इजराइल के बीच झगड़ा नहीं है, झगड़ा इजराइल और हिजबुल्ला के बीच है। हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, या कहें कि उनके हिसाब से चरमपंथी कह दें, मिलिटेंट कह दें, लेकिन वो उस तरह से इजराइल के हितों के खिलाफ काम कर रहा है और इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है इस पर। इजराइल और लेबनान की डील हुई तो नेतन्याहू का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए ये डील किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि डील के मुताबिक इजराइल साउथ लेबनान में बना रहेगा, जबकि ईरान हमें यहां से निकालने पर तुला हुआ था। הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות להם, זה לא עניינכם. אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. तो ये जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, और जो बात यहाँ पर चर्चा में भी आई है विजय जी, बात तो यही है ना, लेबनान की सरकार से इजराइल की सरकार को कोई परेशानी थोड़ी ना है। हिजबुल्ला जो वहां पर अपनी जड़ें जमाए हुए बैठा है और ईरान की ताकत पर जो लगातार अपने सुर उठाए बैठा है, लड़ाई तो उससे है इजराइल की। लेबनान के लिए हिजबुल्ला भी सरदर्द है, ये भी ध्यान रखिए। लेबनान के लिए भी है। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसमें डील हुई है उनमें झगड़ा क्या था, किस बात का झगड़ा जिस पर डील हुई है। जो लेबनान और इजराइल में मोटे तौर पे कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है हिजबुल्ला को लेकर, जिससे लेबनान भी परेशान है और इजराइल तो परेशान है ही। और दूसरा एक और बड़ा ईरान,
ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ है, दोनों का आपने आउट कर दिया, तो मतलब जिन लोगों के बीच में झगड़ा नहीं है उनके बीच में डील हो गई है, जिन लोगों को झगड़ा है, जिनकी वजह से झगड़ा है, उन पर कोई बात नहीं की गई है। और ईरान इसको इतनी आसानी से मानने वाले हैं कि आपने डील में अलग कर दिया, भाई आपकी बात आप नहीं सुन रहे, आप अलग रहो। साउथ लेबनान पर जो लेकिन लेबनान में अपना हुक्म चलाने वाला ईरान कौन होता है? नहीं, ईरान कौन होता है कि नहीं, मैं तो जो प्रैक्टिकल बात है उसकी बात है। आप तो इसका लॉजिक होता है ना, फंडर है, सपोर्टर है, हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा फंडर सपोर्टर तो ये लॉजिकल बात है। मैं लेबनान सरकार और ठीक बात है, उसकी बात कर रही हूं। लेकिन जब आप जिसको कहते हैं ना कि एक्सटर्नल फोर्सेज जहां हावी हो जाए तो डील भी तो उन्हीं से करनी पड़ेगी, उनसे करना है ना, वरना तो अमेरिका का क्या लेना देना है ईरान? अमेरिका का क्या लेना देना है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की कोई भूमिका होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा हूं उस डील पर मतलब इतना भरोसा इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि जिनके बीच में झगड़ा है उस पर तो बात ही नहीं हुई है। जिस चीज को लेकर झगड़ा हो रहा है, जिस चीज पे नाराजगी हो रही है, जिस चीज से सारी परेशानी हो रही है, उसकी चर्चा इस डील में नहीं की गई है, बाकी सब ठीक है। ठीक। इजराइल लेबनान के बीच समझौते के बाद बवाल मचा। समझौते के विरोध में हिजबुल्लाह समर्थक सड़क पर आए, जमकर बवाल काटा, सड़कों पर आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए लेबनानी सेना को उतरना पड़ा। सेना ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह समझौता आत्मसमर्पण वाला है। दरअसल जो समझौता हुआ है उसमें इजराइल की मांग है कि शांति स्थापित करने के लिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार छोड़ना होगा, उसके ठिकाने खत्म करने होंगे। इजराइल की शर्त के बाद लेबनान ने समझौते पर हस्ताक्षर किया और इसी को लेकर हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। लेबनान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। विजय जी, ये बताएं कि लेबनान की जो बड़ी पॉपुलेशन है वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है, मोटे तौर पर खड़ी है। मोटे तौर पर खड़ी। लेकिन लेबनान जो है ना इजराइल से भी ज्यादा परेशान है हिजबुल्लाह को लेकर। उनकी परेशानियां क्या हैं? नहीं, मतलब एक आतंकवादी संगठन या चरमपंथी संगठन वो जो जिस तरह से काम कर रहा है, अब आप देखिए ना इस समय यदि ऐसा नहीं होता तो हिजबुल्लाह को बाहर सड़क पर उतर कर आने की क्या जरूरत है? लेकिन वो जो ताकत उसकी है, जो उसकी पीस को, उसकी इंटीग्रिटी को सब पर सवाल खड़े करता है, और जो डे टू डे लाइफ है वो भी मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेबनान जो है हिजबुल्लाह से ज्यादा परेशान है इजराइल के मुकाबले में। इजराइल तो तब परेशान होता है जब हिजबुल्लाह उस पर हमला कर रहा है। यहाँ तो इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक प्रॉक्सी वॉर किए रहते थे। ठीक बात। तो ये कमोबेश वैसा का वैसा मसला। लेबनान के लीडरशिप को तो ये भी डर है ना कि हिजबुल्लाह अगर इतना स्ट्रांग हो जाएगा उसी पर तो कल को सत्ता पलट देगा, हिजबुल्लाह वहां मेन फोर्स हो जाएगा, जो लेबनान की अभी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खत्म हो जाएगी। तो उनके लिए तो सबसे बड़ा यही खतरा है। कहीं ना कहीं इस समझौते में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे अभी इजराइल बमबारी कर रहा है तो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं लेबनीज सरकार उनको मदद करेगी और हिजबुल्लाह से मुक्ति जो है, हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, डिसआर्म करेंगे। इन बात पर अब कल जा करके हिजबुल्लाह यदि कोई भी कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ इजरायली आर्मी भी ऑपरेट करेगी और लेबनीज आर्मी भी ऑपरेट करेगी। मुझे मोटा मोटी समझ में निकल कर पाकिस्तान लेबनान जो आर्मी है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है ये, वहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करना। जल्दी से पाकिस्तान की भी खबर दे दें दर्शकों को। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कई बार ये लगता है ऐसी खबरें बता बता के कि नकाब उनके चेहरे पे रहा ही कहां जिसे हम बेनकाब करें। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के भाई, उनके जनाजे में आतंकियों की पूरी टोली नजर आई। लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद के करीबी कतार में खड़े होकर फातिहा पढ़ते हुए दिखाई दिए। लश्कर तैयबा का डिप्टी हेड सैफुल्लाह कफूरी शामिल था। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ये माना जाता है। सैफुल्लाह कफूरी के अलावा इमामुर रहमान भी अंतिम यात्रा में मौजूद था, जिसे लश्कर तैयबा का राजनीतिक चेहरा कहा जाता है। ये वो खूंखार आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अब इन लोगों का ऐसे, मैं सोच रही थी कम से कम क्रिकेटर्स जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, वो आतंकियों से दूर रहते होंगे, लेकिन जनाजे में जब पूरा का पूरा टेरर कैंप ही उठकर आ जाए समीर जी, तो क्या कहा जाए? आपको लग रहा है कि शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकवादी नहीं आए? भाई आसिम मुनीर खुद वहाँ के आतंकवादियों के साथ मिलता है और अभी जब भारत ने हमला किया था और जो सब मारे गए थे तो उन आतंकवादियों के जनाजा में तो पुलिस वाले गए थे, आर्मी के अधिकारी गए थे उसके अंदर। तो भाई वहाँ पर तो गठजोड़ है
सेना का और आतंकवादियों का, सेना उन्हें साधन संसाधन सुविधाएं देती है, आतंकवादी को ट्रेन करती है। नहीं सर, वो अरविंद केजरीवाल वाली बात कहूं क्या कि सब मिले हुए हैं, वहां के पॉलिटिशियन भी, वहां के मिलिट्री भी, आतंकी खिलाड़ी, सब आतंकवादी है। कुछ खुले के रूप में आतंकवादी दिखते हैं, कुछ आर्मी के ड्रेस में दिखते हैं, कुछ राजनेता के रूप में दिखते हैं। पाकिस्तान पूरा आतंकवादियों का गढ़ है, सबकी भूमिका अपनी अलग है, वहां पर बटी हुई है और ये बहुत नॉर्मल है, मतलब कोई एबनॉर्मल नहीं है वहां पर। ये पाकिस्तान में हमेशा आपको इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, वो खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, किसी बड़े सेलिब्रिटी की शादी हो, राजनेताओं की शादी हो या राजनेताओं के साथ बैठक हो, आतंकवादी वहाँ हर जगह मौजूद रहते हैं। और यही तो पाकिस्तान का कारण हाल है कि आज वो पूरी दुनिया में एक आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के रूप में जाना जाता है। जब पाकिस्तान की नियति भी है और ये पाकिस्तान की सच्चाई भी है। एक क्विक कमेंट। लेकिन वो तो आतंकवादियों के जनाजे में सेलिब्रिटीज शामिल होती हैं, तो सेलिब्रिटीज के जनाजे में आतंकवादी शामिल ना हो। और ये तो जुबान, ये शब्द तो आपने गढ़ा है ना, आतंकवादी का। पाकिस्तान में तो नहीं चलता ये शब्द, उनके लिए वो आतंकवादी है ही नहीं, वो भी नहीं है जो आप एक बड़ा नाम था, जो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा आतंकवादी कह लीजिए, दाऊद को जिनकी हम लोग चर्चा करते रहे हैं जी, वो किसके साथ, उनके परिवार के किससे रिश्ते बनते हैं, तो वहां पर तो ये नियो नॉर्मल जैसा भी नहीं है, नॉर्मल ही है, क्योंकि वो उनको आतंकवादी मानते ही नहीं है। ठीक, तो हम लोग उनको आतंकवादी की तरह से देखते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ, तो वही वाली बात है, सब मिले हुए ही हैं, तो एक ही परिवार में है, तो एक परिवार के लोग तो रहेंगे ना जनाजे में। कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कहानी कुर्सी की में जुड़ने के लिए।